जी राज। साथियों, आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथी हैं राजेंद्र जी, जी राजकुमार जी। वो जो मनोवैज्ञानिक विषयों पे काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं डिप्रेस्ड पर्सनों की। आज उन्हीं से हम बातचीत करने के लिए आए हैं कि असल में ये मनोवैज्ञानिक रोग हैं क्या। और एक जो बड़ी चर्चा होती है कि हर तीसरा चौथा आदमी मनोवैज्ञानिक कारणों से परेशान है, या जिसको आप लोग तो बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि भाई ये तो जमा डिप्रेशन में है। जी। एक्चुअल में डिप्रेशन तो अंग्रेजी का शब्द है। जी। तो राजेंद्र जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही कि असल में ये मानसिक रोग हैं क्या, जी। और असल में आदमी मानसिक रोगों का शिकार कैसे हो जाता है? जी। जी राजकुमार जी, आपका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ऐसे विषयों के ऊपर मार्गदर्शन चाहा, जिसके ऊपर बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन असल में काम बहुत कम होता है। तो आप एक समाज सेवी हैं और समाज के अंदर बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, और आपने इन विषयों के ऊपर सोचा, इसके लिए आप तहे दिल से आभारी हैं। थैंक यू सर। तो आपने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं कि हर चौथा बंदा मानसिक रोग से परेशान है, और ये सच्चाई भी है। आज के युग में, इसे हम टेक्नोलॉजी का युग कह सकते हैं, इस युग में आराम तो आदमी के पास बढ़ा है, लेकिन मानसिक शांति कम होती जा रही है, और ऐसे में मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानसिक रोग आखिर है हैं क्या। क्या? जैसे शरीर के रोग होते हैं, जैसे सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी, बुखार, जैसे शरीर की बहुत सारी समस्याएं हैं, वैसे ही मन की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जब मन परेशान होता है, मन बीमार होता है, उसे हम मानसिक रोग कहते हैं। हर आदमी को हम मानसिक रोगी नहीं कह सकते हैं। मानसिक रोग कहलाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको पूरा करना होता है, तभी हम कह सकते हैं कि वो मानसिक रोगी है। अच्छा अच्छा। हाँ, जर्नल हम बात कर लें कि किसी व्यक्ति का जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो दिनचर्या बिगड़ गई है, उसका जीवन प्रोफेशनल, पर्सनल खराब होता जा रहा है, उसके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, वो आदमी समाज के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पा रहा है, उसे हम मानसिक रोग की श्रेणी में ले आते हैं। जी। नहीं, मानसिक रोग की श्रेणी में आप ले आते हो उनको, लेकिन सवाल ये है राजेंद्र जी कि आदमी डिप्रेशन में जो जाता है, एक तो ये सामाजिक पारिवारिक जो दबाव आ गया, काम का, जॉब ना मिलना, दूसरे तीसरे। जी। लेकिन ये आदमी इस स्टेज में पहुंचता क्यों है? जी 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 जी, ये इसके बाद का अगला सवाल है कि आखिर व्यक्ति मानसिक रोगी होता ही क्यों है। हाँ। जन्म लेते समय, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, वो मानसिक रोगी नहीं है। बच्चा हंसता है, खेलता है, खूब इंजॉय करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो मानसिक रोगों में क्यों चला जाता है। इसके लिए जिम्मेदार जो कारक हैं, वो बहुत सारे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जेनेटिक कारण आते हैं, कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकली या जीन से ऐसे लेकर के पैदा होते हैं, जिनके अंदर बीमारियां होती हैं। और उसके बाद रोल आता है सबसे ज्यादा, वो है इन्वायरमेंट का, वातावरण का। वातावरण के अंदर बहुत सारे आगे फैक्टर आ जाते हैं, सामाजिक फैक्टर हैं, धार्मिक फैक्टर आ जाते हैं, सांस्कृतिक फैक्टर आ जाते हैं, और कुछ पर्सनल फैक्टर होते हैं जो हमारी सोच से संबंधित होते हैं। वो सब कारक मिल करके इंसान को मानसिक रोगी बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक बच्चे का उदाहरण लें, कि बच्चा है 5-6 साल का, घर पे है, पूरा खेलता है, पूरा एंजॉय करता है, लेकिन जैसे ही उसे स्कूल में भेजा गया, स्कूल में वो पढ़ाई करता है, वहाँ पर उसके ऊपर दबाव आता है, पेरेंट्स का दबाव भी रहता है, टीचर्स का। तो धीरे धीरे वो खुद को दबाव में महसूस करते करते आगे जा कर के वो मानसिक रोग में चला जाता है। तो इसके लिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो जिम्मेवार ज़्यादा रहता है। आपने दो बातें रखी, एक तो रखा कि ये जेनेटिक भी एक मानसिक रोग की प्रॉब्लम्स हैं जी। और दूसरी श्रेणी आ गई परिस्थितियां या वातावरण के ऊपर निर्भर की। जी। अब ये जो जेनेटिक का है, ये कितनी पीढ़ियों तक आगे चलता है, कितना इसका एक रहता है
कि वो मानसिक रोगी उसमें आगे से आगे चले जाते हैं। क्या इसका कोई निदान भी है? जी, आपने बहुत गहरा सवाल पूछा है। जो जेनेटिक है वो हमारी जीन्स प्रणाली के अंदर होता है। जैसे एक पिता है जिसको, जैसे शारीरिक रोगों में होता है ना कि पिता को शुगर है तो उसके बेटे को होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार किसी माँ-बाप को मानसिक रोग है तो उनकी होने वाली संतान को मानसिक रोग होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। जरूरी नहीं है इस केस में कि हो, लेकिन होने की संभावना बढ़ जाती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है, ये खत्म नहीं होती है। जैसे माँ बाप को है तो उसके होने वाले बच्चे को, अगर उनको कोई रोग है तो उनके बच्चे को, ऐसे ये जीन्स हैं वो आगे से आगे चलता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक जनरेशन बीच में गैप आ गया, फिर अगली जनरेशन में भी जा सकता है कि वो दादा बीच को में था, एक जनरेशन छोड़ के अगली जनरेशन में भी हो सकता है, बीच में एक जनरेशन में ना भी हो। हाँ, वो क्यों जीन्स है वो डोमिनेट नहीं हुए और अगली साइलेंट रह जाते हैं। हाँ, और अगली जनरेशन में वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा भी ये तो जेनेटिक गुण हो गया। अब जो हमारा एनवायरमेंटल की जो आपने एक रखा जी कि बच्चा जन्म के टाइम डिप्रेशन में तनाव में नहीं होता जी, अब जैसे जैसे उसके एक आती है कि वो स्कूल जाने लग गया या थोड़ा समझदार हो गया तो घर वाले काम का दूसरा तीसरा बातें होती हैं जी। तो इसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो है कि वो तनाव में जा रहा है, एक या वो दबाव मान रहा है जी। क्या दबाव से तनाव की तरफ जाता है आदमी, या तनाव डायरेक्ट ही आदमी को, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, वो डायरेक्ट ही आता है? हाँ, देखो ये दोनों बातें थोड़ी समझने लायक हैं। एक है दबाव या तनाव। तनाव होता है वर्तमान से संबंधित कि अभी आज के दिन पे हमें 5-6 चीजों का प्रेशर आ गया, ये दबाव एक साथ आ गया, तो ये दबाव या तनाव है। और जो अवसाद या डिप्रेशन है वो रहता है पास्ट से संबंधित। अच्छा। और फ्यूचर की जो अपेक्षाएं हैं उनसे संबंधित कुछ चीजें रहेंगी, लेकिन जो पास्ट में अपराध बोध, गिल्ट आना, वो डिप्रेशन का कारण बनता है। तनाव और डिप्रेशन दोनों अलग अलग हैं। हाँ, तनाव और डिप्रेशन दोनों अलग अलग हैं। और बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा दबाव डिप्रेशन बन जाता है। ज्यादातर केसेस में डिप्रेशन में वो कन्वर्ट होता है। तनाव जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जा करके हो जाएगा। उसके पीछे क्या क्या परिस्थितियां जुड़ जाती हैं जिसके चलते कि वो ऐसी? हाँ, तो एक बच्चा है जो स्टडी कर रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा बात करें कि उसके ऊपर एग्ज़ाम के अंदर टॉप करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उसमें अब देखो तनाव और डिप्रेशन कैसे पैदा होता है, तनाव से कैसे पैदा हुआ, ये एक सिनेरियो जान लेते हैं। तो अब उसके ऊपर ये प्रेशर है कि तुझे अंक नंबर लेकर के आने हैं और फलां इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेनी है। पेरेंट्स अब कहते हैं कि हम तो कर्जा लेकर के तुझे पढ़ा रहे हैं और अब ये कर्जा है, उसके चारों तरफ से दबाव है। अब किसी कारण से वो बच्चा एग्जाम में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया जिसकी अपेक्षाएं खुद बच्चे ने भी की थी, उसके पेरेंट्स ने भी की थी, उसके अध्यापकों ने भी की थी। अब वो बच्चा उनकी अपेक्षाओं पे पूरा नहीं उतर पाया तो वो बच्चा अपने आप को अकेला पाएगा और वो अवस्था डिप्रेशन में बदल जाएगी। मतलब कि बच्चा जब पढ़ रहा है, स्टूडेंट को पढ़ने के साथ जी पढ़ाई तो एक पक्ष है जी, लेकिन पढ़ाई के लिए जो अननेसेसरी उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, माँ बाप द्वारा, टीचर्स द्वारा, सोसाइटी द्वारा, उसके खुद के द्वारा, जो उसके इस माध्यम से कुछ चीजें सोसाइटी पाल लेती है कि ये बच्चा ऐसी चीजें अचीव कर सकता है जी। एक तो वो उसको उसके तनाव की, डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, आप ये कहना चाहते हैं। दूसरा जो आर्थिक बोझ परिवार का बनता है वो भी बच्चे को वो भी डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। मतलब मूल जो काम है आज बच्चे का स्टडी, इसका मतलब केवल स्टडी उसको डिप्रेशन में नहीं ले जाती ना, स्टडी के साथ जो पेरेंट्स की चौतरफा दबाव है वो लेकर जाता है, वो डिप्रेशन में ले जाता है। वो कारण, असली कारण वही है, असली कारण वही है। नहीं तो बच्चे को, अब जब डिप्रेशन में बच्चा जाएगा तो बच्चे को तो कैसे पता चले कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, या माँ बाप को कैसे पता चले कि वो डिप्रेशन में जा रहा है? ये सबसे बेहतरीन सवाल है। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, चाहे वो खुद स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो कैसे पहचाने कि उनका बच्चा डिप्रेशन में है, जा रहा है, या कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो अपने आप को या दूसरे अपने साथियों को कैसे पहचान सकता है? सबसे जरूरी है डिप्रेशन की पहचान। कई बार जो डिप्रेशन में जा रहा है या डिप्रेशन में है वो बता ही नहीं पाता है कि मैं डिप्रेशन में, खुद को नहीं पता होता। हाँ जी, तो कैसे पता चले, इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि बच्चे का व्यवहार, या जिसको भी
ये समस्या आ रही है, जो जा रहा है, उसका व्यवहार नोट करने लायक होता है। सबसे पहले क्या होगा कि वो इंटरेस्ट खो देगा। अच्छा। जिन कार्यों में इंटरेस्ट आता है, हाँ। जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसको शादी में जाने का बड़ा शौक है, हाँ। लेकिन जैसे जैसे वो डिप्रेशन में जाएगा, उसको शादी के नाम पर घबराहट होगी, वो जाना ही बंद कर देगा। अच्छा। उसे कुछ भी कहोगे कि यहाँ चलना है, घूमना है, खाना पीना है, कपड़े लेने हैं, तो उसका पहला जवाब यही आएगा कि मुझे नहीं लेना। मतलब वो अपनी रुचियों को खो देगा। खो देगा। हाँ, वो खो क्यों देता है कि उनको प्लेजर नहीं आता उसको। हाँ। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हाँ, हाँ। सामाजिक समारोह में जाते हैं क्योंकि हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, लेकिन उसको प्लेजर नहीं मिलेगा। उसको कहता है कोई फायदा नहीं है। वो यही बात कहेगा कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं। उसको बंद कर दे बेटा। विद्यार्थी रुचि खोता है। हम देखें कि उसको यार पहले तो बड़ा एक्टिव था, जाता था और खाने पीने का बड़ा शौकीन था, अब मना ही कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। ये लक्षण है। पहला लक्षण ये है कि बच्चा अपनी तमाम रुचियां को खोनी शुरू कर देता है, उनकी हत्या करनी शुरू कर देता है। हाँ। और खुद को अकेला करना। हाँ, अकेले में उसको मजा आएगा। दूसरों के साथ बोलना, हंसना, मजाक करना भी वो बंद कर देगा, छोड़ देगा। हाँ, अकेला रहना स्टार्ट कर देगा। ये भी एक लक्षण है। हाँ, इसके अलावा सोशल मीडिया से हम पहचान सकते हैं कि पहले जैसे स्टेटस लगाते हैं हम, कोई मोटिवेशनल लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो जो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है वो स्टेटस लगाएगा सैड। अच्छा। कि जैसे दुखी लाइनें सी, कि जिंदगी का फायदा नहीं, जिंदगी मर के भी, ये कुछ सिम्टम ऐसे दिखाएगा जो सैड होंगे। उदासी वाले स्टेटस उसके, मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस भी उदासी वाले आएंगे। अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रहा है लोगों से। हाँ। अच्छा। वो अपनी फीलिंग बताएगा। फेसबुक के अकाउंट पर उसकी वो पोस्टें होंगी जो नेगेटिव होंगी या जिनमें उदासी झलकेगी। तो ये एक लक्षण है। और इसके अलावा उसको, जो एक लड़का है जिसको प्लेजर मिलता है खाने पीने में, हम खाते हैं भूख लगने के कारण नहीं खाते, हमें खाने में आनंद आता है, प्लेजर मिलता है इसलिए खाते हैं, तो उसको खाने पीने में प्लेजर नहीं मिलेगा। वो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाएगा, मजे के लिए नहीं खाएगा। रुचि मन मार के में भी, हाँ, मन मार के खाएगा। खाने पीने के प्रति अरुचि दिखाना भी डिप्रेशन का लक्षण है। डिप्रेशन का लक्षण। इससे भी पहचान सकते हैं कि यार पहले तो बड़ा अच्छा खाता था, खाने शौकीन था भी, जिस किसी को कुछ डिश पसंद होती है, किसी को कुछ होता है, लेकिन उसको पसंद नहीं आएगी। और अगला लक्षण है कि वो सोशल मीडिया का अत्यधिक यूज करने लग जाएगा। अच्छा। अत्यधिक यूज करेगा, मतलब अकेला रहते हुए, हाँ, फोन के चिपका रहेगा। फोन के चिपका रहेगा। हाँ, उसमें वो क्या देखेगा, नेगेटिव चीज देखेगा, या कोई सैड चीज देखेगा, सैड गाने सुनेगा, या ऐसा ही देखेगा जिनमें नेगेटिविटी हो। हाँ, उसकी अकाउंट को चेक करें, हिस्ट्री को चेक करें। तो उसके व्यवहार में और क्या परिवर्तन आता है, बोल चाल में और उसके दूसरे? अगला जो व्यवहार में आएगा, आप बात करोगे तो डिप्रेशन वाला व्यक्ति बात करेगा, वो बात तो सही से स्टार्ट करेगा, लेकिन उसका जो एंड कंक्लूजन है वो नेगेटिविटी पर लाकर बंद करेगा। अच्छा। भी उसका जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव मिलेगा कि पढ़ाई लिखाई करने का कोई फायदा नहीं है, कोई इतने बच्चे मर रहे हैं, देश में हाहाकार मची हुई है, वो नेगेटिव साइड को ही आगे रखेगा। भी किसी भी सिचुएशन में वो पॉजिटिविटी को छोड़ेगा, नेगेटिविटी को पकड़ेगा। वो कहेगा कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे ये लॉजिक है। वो नेगेटिविटी वाले लॉजिक इकट्ठे करेगा। हाँ, और वो एंड कंक्लूजन है वो नेगेटिविटी पर ही लाकर छोड़ेगा। तो ये काम करना ही नहीं है। उसकी भाषा में कुछ एग्रेसिवनेस, हिंसक प्रवृत्ति भी आती हो क्या? इसमें गुस्सा बहुत कम आता है, इसमें कायरता या दब्बूपन ज्यादा आता है। अच्छा, डरपोक हो जाता है। हाँ, डरपोक हो जाता है, बाहर जाने से एक्शन नहीं ले पाता है वो किसी भी कार्य को। अच्छा। नया कार्य करेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, काम जो कर रहा था पहले उनको भी छोड़ देगा। जैसे कोई बच्चा एक्स्ट्रा काम करता था, समाज का हो सकता है, पौधे लगाता था, फल फूल, या किसी को शौक होता है, तो वो भी वो छोड़ देगा, वो भी कम करने लग जाएगा। अच्छा। ये भी उसका व्यवहार है। जैसे खेलते थे बच्चे, कुछ खेलने का होता है, वो खेलना भी बंद कर देगा कि कोई फायदा नहीं है, खेलने का भी कोई फायदा नहीं है। उसका एक डायलॉग पक्का है कि इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है, किस लिए करें। हाँ, किस लिए करें, कोई फायदा ही नहीं। क्योंकि जो आगे फ्यूचर में एक एम्बिशन सबके अंदर होती है, एक फ्यूचर की प्लानिंग होती है, तो उसकी फ्यूचर की प्लानिंग जीरो हो जाती है। अच्छा। नो फ्यूचर प्लानिंग होती है, भी कोई फायदा नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में जब बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है और ये एक स्टेज आ गई जी, माँ बाप को समझ भी आ जाए कि बच्चा कुछ दिशा नेगेटिव पकड़ रहा है, हाँ, तो ऐसी स्टेज में माँ बाप को या टीचर्स को या जो भी उनके गार्जियन हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले एक ही काम करना चाहिए कि उसको समझाना नहीं चाहिए। समझाना नहीं चाहिए। हाँ, खुला छोड़ दें। खुला नहीं छोड़े।
माँ बाप और टीचर गार्डियन सबसे ज्यादा गलती यहीं पर करते हैं हाँ। कि वो उसको लेक्चर देने लग जाते हैं, हाँ। उसको समझाने लग जाते हैं, हाँ। मोटिवेट करने लग जाते हैं, हाँ। जो कि कभी काम करता ही नहीं है। अच्छा। तो बड़े माँ बाप ये बड़े सिरा चौड़ा करके कहते हैं कि हम तो बड़े पकड़ से कहते हैं कि हम समझा लेंगे। जब दूसरे के बच्चे को आप समझा सकते हो, लेकिन बच्चे के जब खुद की बात आएगी, आपके ये पैंतरे काम नहीं करने वाले। मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते ये कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को सारे समझाते ही हैं, उसको समझने की जरूरत है, ना कि समझाने की जरूरत है। उसके साथ प्यार से बैठें, उसको ये कहें कि मैं तेरे साथ हूँ, बस उसके कंधे पर हाथ रखें, उसकी फीलिंग को समझे, उसकी मनोदशा को समझे कि आखिर तू सोच क्या रहा है। उसके साथ बैठें, उसके साथ समय बिताएं, समझाने में नहीं, उसको समझने में। मतलब उसकी सुने, वो क्या कहना चाहता है, क्या वो फीलिंग्स देता है, मतलब उसको समझना। हाँ, समझाना नहीं है, समझना है। उसको समझना जरूरी है, सबसे पहला कदम है। हाँ, समझाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। समझाते ही मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो फिर शेयर करना ही बंद कर देगा। वो बताना ही बंद कर देगा। ठीक है। और एक लक्षण जो बीच में मैं रह गया था कि इसमें अल्कोहल कंजप्शन या नशा या धूम्रपान ज्यादा शुरू हो जाता है बच्चे का। अच्छा, जो बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाएगा, हाँ, तो वो फिर कुछ ना कुछ नशे की तरफ ज्यादा जाने की संभावना बढ़ जाती है, या बीड़ी सिगरेट या जो भी उसके पास अवेलेबल है। हाँ, वो अपने मेंटली रिलैक्सेशन के लिए हाँ, उसको कुछ ना कुछ चीजें ग्रहण करनी शुरू कर देगा। हाँ, तो पहला कदम हमने जान लिया, भी समझाना नहीं है। तो अब दूसरा कदम आगे बढ़ जाते हैं कि माँ बाप या टीचर वो डिप्रेशन में बच्चा है उसकी सहायता कर सकते हैं। वो सहायता ये है क्या हो सकती है कि एक सही जो परामर्शदाता है, ट्रेंड जो साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास ले जाएं। बस ये माँ बाप कर सकता है। वो खुद साइकोलॉजिस्ट या खुद काउंसलर बनने की गलती न करें। मतलब माँ बाप खुद बच्चे को समझें, हाँ, बस उसको सपोर्ट करें, हाँ, लेकिन उसको गाइड उस रूप से उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। ना ठीक करेंगे तो वो बिगाड़ देंगे। अच्छा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षाएं ले आएंगे। एक आधी बात उसको ना, इसमें ना सिलेक्टिव थिंकिंग होती है बच्चे की। कि वो एक चीज को पकड़ लिया। जो नेगेटिव कहोगे, आप 100 बातें अच्छी कहोगे, वो छोड़ देगा। एक बात आपने नेगेटिव कही, उसको वो पकड़ेगा वो उसकी सोच नेगेटिव पकड़ने की होती है, पॉजिटिव दिशा में नहीं। ना जा ही नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो ऐसी स्टेज जो आप डिप्रेशन का कहा कि ये बच्चों में अक्सर आ जाता है, क्या इसके लिए कोई एज ग्रुप का स्पेशली प्रभाव भी रहता है? जी, इसमें एज ग्रुप का काफी स्पेशली प्रभाव रहता है। क्या? और इसमें मेल फीमेल भी रेशो रहता है। अच्छा, उसका भी एक अलग रहता है। हाँ, वो क्या है? तो जो फीमेल में डिप्रेशन ज्यादा होता है, फीमेल में मेल की बनस्पत फीमेल में ज्यादा होता है। हाँ, और कारण? एज, इसका कारण क्या है कि फीमेल इमोशनली ज्यादा एक्टिव होती हैं। हाँ, लॉजिकली उनके अंदर नहीं होता है, तो वो इमोशनली ज्यादा सोचती हैं, भावुक जल्दी हो जाती हैं। वो छोटी छोटी चीजों को या अपने दिल पर ज्यादा लेती हैं, संजो के रखती हैं हाँ, चीजों को। और वो भूलती नहीं है, उनके मन में इकट्ठी होती जाती है। और बाकी जो सोशल एक्टिविटी है उनमें वो कम एक्टिव होती हैं, उनको बाहर का एक्सपोजर कम मिल पाता है, घर की चार दीवारी में ज्यादा टाइम रहती है। हाँ, तो इस वजह से वो ज्यादा डिप्रेशन में जाती हैं। और जो मोस्टली एज ग्रुप पाया जाता है, देखो डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, किसी को ये नहीं छोड़ती है। चाहे कोई राजा हो, चाहे रंक हो, डिप्रेशन भेदभाव नहीं करता है। हम ये कह लें कि डिप्रेशन छोड़ता है किसी को नहीं छोड़ता। इससे बचते वही हैं जो अलग सोच के धनी होते हैं, जो लापरवाह होते हैं, जो वर्तमान में जीना जानते हैं, जिनके सपने बड़े नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे अपने आज में जीते हैं, वो इससे बच सकते हैं। वो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो ज्यादातर देखा गया कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्राइमरी वाले हैं, उनके अंदर भी मैंने डिप्रेशन देखा है। छोटे से बच्चे में भी 9 साल 10 साल हाँ शुरू हो जाता है, वो डिप्रेशन में डिप्रेशन आ जाता है। हाँ, उसमें भी डिप्रेशन है। अच्छा, ये समस्या कब से ज्यादा उभरनी शुरू हुई है? ये किशोरावस्था में ज्यादा हो जाती है और 25 साल तक ये काफी ज्यादा, और 25 से जो 45 का एज ग्रुप है वहां पर सेम रहती है। उसके बाद ये जो आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर डिप्रेशन आता है, तो उसके भी क्या यही कारण है कि अलग से कारण होते हैं? उसके कारण थोड़े से अलग होते हैं। क्या? उसमें जैसे बच्चों के आपस के जो झगड़े हैं, मम्मी पापा से प्यार नहीं मिला, जो सिबलिंग राइवलरी है कि मेरे पिता मेरी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कपड़े नहीं लाके देते हैं,
मेरे का तो केयर ही नहीं करते हैं, हाँ। सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो इन कारणों से डिप्रेशन आता है उनमें। पढ़ाई का भी आता है, टीचर ने किसी को थप्पड़ मार दिया, टीचर उसकी फेवर ज्यादा लेते हैं, टीचर मुझसे प्यार ही नहीं मतलब करते। छोटे बच्चों में इस तरह की चीजें आती हैं। हाँ, प्यार की कमी ज्यादातर वो दर्शाते हैं, जो कि आगे जाकर के वो अवस्था भी डिप्रेशन में होती है, उससे भी वो डिप्रेशन में ही आगे जाते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी अवस्था है जिसे हिडन ही माना गया है, इसके ऊपर काम बहुत कम हुआ है, क्योंकि ज्यादातर डिप्रेशन बड़ी एज ग्रुप के लोग ही इलाज लेते हुए हमें दिखाए जाते हैं, सुने हैं, लेकिन बच्चों के डिप्रेशन की तो बात ही नहीं होती। मतलब बच्चों के डिप्रेशन पे चर्चा ही नहीं है, हाँ, काम ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ। मतलब उनको बिल्कुल एकदम से खुला छोड़ दिया गया है। हाँ, कि वो बच्चे किस रूप की सोचते हैं, उनके अंदर कितना प्रेशर वो झेल रहे हैं। हाँ, मतलब इस पे कहीं भी चर्चा नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो इस पे भी कुछ काम आप लोगों ने किया है? मैंने किया है, मैंने स्कूलों में गया हूँ मैं काउंसलिंग के दौरान, तो बच्चों के साथ बात की। केंद्रीय विद्यालय में मैं 1 साल रहा। तो छोटे छोटे बच्चे आते मेरे पास, बड़ी बातें करते, तो उनमें भी वो लक्षण थे। अच्छा। हाँ, बस फर्क इतना है कि वो निकल जल्दी आते हैं। अच्छा, बच्चे जल्दी निकल आते हैं। हाँ, कवर अप बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ। उनको सही मार्गदर्शन, सही चीजें बता दें तो वो बहुत जल्दी निकल आते हैं। अगर ना बताया जाए तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में भी जाते हैं, और मानसिक रोग भी वहीं से जन्म लेते हैं। एक डिप्रेस्ड पर्सन, एक आदमी मानसिक रोगी हो गया, हाँ, तो क्या वो मानसिक रोगी और कितने लोगों को प्रभावित करता है? देखो, डिप्रेशन एक ऐसा मानसिक रोग है जो एक व्यक्ति को हो जाए तो उसका पूरा परिवार भी मान लीजिए डिप्रेशन में गया। हाँ। क्योंकि एक परिवार का मुखिया है, अब मुखिया है, उसको डिप्रेशन है, तो वो बच्चों के साथ भी व्यवहार गलत करेगा, और पत्नी के साथ भी उसका व्यवहार बदल जाएगा, तो उससे पत्नी को होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बच्चों को होने की संभावना बढ़ गई। तो एक घर के अंदर डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका घर भी डिप्रेशन में लगभग जाएगा। पूरा परिवार डिप्रेशन में रहेगा। हाँ, जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार क्या करे? इस ऐसी परिस्थिति में यही है कि मानसिक रोग को स्वीकार करें कि जैसे शरीर के रोग हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, टीबी, कैंसर, जो भी शरीर के रोग हैं, ऐसे ही डिप्रेशन भी एक मानसिक रोग है। इसके ऊपर हु अल्लाह ना करें, इसको पागलपन से ना जोड़ें। कि लोग ज्यादातर छुपाते रहते हैं कि अरे मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं बताऊं क्यों। घर वाले भी मेरे पास आते हैं कि जी परिवार को ना पता लग जाए, किसी दूसरे को ना पता लग जाए। अरे भाई बताओ, सबको बताना चाहिए भी मुझे डिप्रेशन है, ताकि हेल्प हो। जैसे आप रिश्तेदारी में गए और पता लगा कि आपका रिश्तेदार बीमार है, तो आप उसे गाइड करोगे। और कई बार हम आर्थिक मदद भी करते हैं कि अरे पैसे की मदद करेंगे, आप जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाइए, मदद कीजिए। तो ऐसे ही डिप्रेशन में हम सभी मिलकर प्रयास करें कि इसको इलाज की जरूरत है, इसको जल्दी से जल्दी अच्छा इलाज दिलवाओ। तो इस तरह की सोच अगर है तो ये करें, इसको छुपाएं ना, इसको बताएं कि डिप्रेशन है, एक्सेप्ट करें कि मुझे डिप्रेशन, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, मुझे भी डिप्रेशन रहा है, मुझे और मानसिक रोग रहे हैं, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहते दूसरे लोग बीमार होंगे, हमारे घर में तो सारे सही है, या मैं तो सही हूँ। मतलब परिवार भी स्वीकार नहीं करता। हाँ, खुद तो क्या करेगा, परिवार के लोग भी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है जी। लेकिन ये जो हमारा सोसाइटी का जो जैसा भी ढांचा है, ताना बाना है जी, उस ताने बाने का भी कोई इसके ऊपर ज्यादा सा बड़ा रोल रहता है? जी, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जो ताने बाने से ही पैदा हुआ है, सोसाइटी नहीं दी है। ये सामाजिक रोग है। सामाजिक रोग है। हाँ, इसे सामाजिक रोग ही मानेंगे, क्योंकि ये समाज ने जो व्यवस्था बना दी, जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो कामयाबी के पैरामीटर है, क्योंकि हमारे समाज में हम आजाद जरूर हैं लेकिन सोच से आजाद आज भी नहीं है। तो बहुत सारे लव अफेयर के मामले हैं, उनसे डिप्रेशन बहुत सा पैदा होता है। तो बच्चे के ऊपर जो अनवांटेड प्रेशर है, चाहे वो समाज का हो चाहे बाकियों का, उसके कारण ये रोग पैदा हुए हैं। तो समाज की परिस्थितियां हमें बीमार करती हैं। जी, तो समाज बीमार करता है, ये बात सत्य है। इसका असर सबसे ज्यादा है। मतलब मानसिक रोगी समाज की इच्छाओं और उपेक्षाओं का परिणाम एक मानसिक रोग है, ये लक्षण उसी का है, उसी का एक प्रभाव उसके रूप में उभर के आता है, मानसिक रोग के रूप में ही आता है। तो राजेंद्र जी, मैं इस वीडियो के अंत में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो लक्षण आपने बताया कि इस तरह से उभरते हैं, मतलब कोई आदमी इन सब चीजों से बचना चाहे जी,
मतलब सबसे पहले तो खुद तक बात करते हैं जी कि सब तरह की स्थितियों में आदमी खुद को बचाना चाहे तो उसको खुद को पहले आदमी को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश जी, डालें। ये आपने सबसे अहम सवाल पूछा है। सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये मान डिप्रेशन है, आपको पता चल गया या आपके परिवार को पता चल गया। हम बात कर लेते हैं कि आप ही वो रोगी हैं जिसको पता चल गया, या मैं रोगी हूँ, तो मेरा सबसे पहले क्या कदम रहेगा? ऐसे में कदम यही रहेगा कि सबसे पहले वो लेवल पता लग गया कि सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, मरने के विचार आ रहे हैं, अब घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया, भागने को मन करता है, या लगता है कि अब तो जीना है ही नहीं, मरना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, अंतिम अवस्था आ गई डिप्रेशन की। तो उस अवस्था में एक बार दवाई लेना है, या आपको लगता है कि अभी मेरी अवस्था है वो मध्यम है, भी मैं संभाल सकता हूँ, खुद को ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे एक सही रास्ता चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए, तो आप ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास जाएं, उससे थेरेपी लें। थेरेपी में सबसे अहम यही रहता है कि जो आपके अंदर बैठा हुआ है, कचरा जमा हुआ है, उस कचरे को निकालना होता है। समझाएगा नहीं, ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट आपको समझाने की गलती नहीं करेगा, वो आपको खाली करेगा, उन चीजों को निकालेगा जो दिमाग में डिलीट कर देगा और फिर आपको बता देगा भी आगे ऐसे जीना है। तो जो पक्ष रखा राजेंद्र जी आपने, ये तो रखा कि जो डिप्रेशन में चला गया, हाँ, कोई आदमी डिप्रेशन में नहीं है, हाँ, और वो अपना डिप्रेशन से बचा भी रहना चाहता है और परिवार को भी बचाए रखना चाहता है जी, तो उसके लिए कोई स्पेशली ऐसा कोई बातचीत, कोई विचार क्या हो सकता है? ये सबसे उत्तम सवाल ये है राजकुमार जी, क्योंकि आज डिप्रेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं होगा। अब मैं मनोवैज्ञानिक हूँ और मैं दावा कर दूं कि मुझे डिप्रेशन नहीं आएगा, ये अहंकार है और कुछ नहीं है। कोई इंसान कभी भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन ना किसी को बख्शता है, भेदभाव करता है। ये तो सुनते हैं कि मानसिक रोगियों के इलाज करने वाले डॉक्टर ज्यादा अक्सर मानसिक रोगी मिलते हैं और उनकी तादाद ज्यादा होती है। हाँ। तो मैं भी इस बात के लिए सहमत हूँ कि मुझे प्रबल संभावना रहती है, तो मैं खुद का बचाव कैसे करता हूँ। हाँ। तो मेरे बचाव के तरीके हैं, यही सवाल है। हाँ, तो मैं बचाव के तरीके, मेरे सबसे अहम जो तरीके मैं बता ही देता हूँ। हाँ। कि देखो, वर्तमान में जीना है, इसी पल में एंजॉय करना है, पास्ट फ्यूचर को छोड़ दें, पास्ट इज हिस्ट्री, भूल जाएं, पास्ट को काट दें, जो पास्ट में हुआ वो जीरो, कि कोई उसका मलाल नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, उसको भूलना ही होगा। चाहे किसी ने अच्छा किया चाहे बुरा किया, दोनों को जीरो कर दें, पास्ट को खत्म कर दें। ठीक है, उसमें से जो रिग्रेट आ रहा था, जो आ रही थी जो ऊर्जा पीछे से, जो मलाल थे कि मेरे को ये नहीं एक्शन लेना था, मुझे ये नहीं छोड़ना था, उसको ये नहीं कहना था, जो भी रीजन है उनको सबको कह दें कि जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि मैं अक्सर गीता की कुछ बातें कोट करता हूँ बिना धार्मिक व्यू पॉइंट के, कि जो हुआ अच्छा हुआ, उसको एज इट इज स्वीकार कर लें। एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल, एक्सेप्ट द पास्ट एज इट इज। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लें। जो बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते, हाँ, उसको वैसे सबक ले सकते हैं। हाँ, स्वीकार कर लें पहले, कि वो एक लर्निंग थी, चैप्टर मिलते हैं, सीखने को मिलता है, अनुभव था। ये माने कि अरे अरे मुझे अनुभव प्राप्त हो गया, बस उससे चिपके ना, उससे इमोशन ना जोड़ें, उससे कोई गिला शिकवा ना पालें, और दूसरों को भी स्वीकार कर लें कि अरे जिन लोगों ने बुरा किया, चोरी की, बिजनेस में नुकसान किया, जो किया, अरे अरे वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने वो किया, उनका कर्म धर्म, अब मुझे आगे बढ़ना, उनको भूल जाना होगा। और उसके बाद वर्तमान में आ जाना है। वर्तमान का एक ही लक्ष्य रखें कि एंजॉय करना है। इस धरती पर हम आए हैं तो यहाँ पर ना कुछ इकट्ठा करने आए हैं, ना कुछ साथ जाना है, जो है इसी पल में। तो खाने का मन हो खूब खाएं, एंजॉय करें, लाइफ को खुल के जिएं, जो भी करना चाहते हो, इच्छाएं हैं उनको अधूरा मत छोड़ो, पूरी करो, जो नैतिक दायरे के अंतर्गत आती हैं। ऐसा ना हो कि हिंसक ज्यादा लोग होते नहीं, डरते ही हैं। तो आप अपनी इच्छाओं को दबाएं ना, क्योंकि दबी हुई चीजें ही आगे डिप्रेशन का कारण बनती हैं। तो दबाएं ना कुछ भी मन में, जो है खुल के जी लें। और इसके बाद आती है बात, जैसे मेरे शौक है घूमने का, वीडियो बनाने का, क्योंकि अगर मैं सोचूं यार बोलना आता ही नहीं है, व्यू आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा। मेरे को सोशल मीडिया भी लोगों को डिप्रेशन में धकेलने का एक रीजन बन गया। इसके पीछे क्या है कि एक बार अगर सोशल मीडिया पे किसी का वीडियो वायरल हो गया, पहला वीडियो, तो समझ लेना वो डिप्रेशन में जाएगा।
मतलब बाद में अगर वीडियो उसके वायरल नहीं होंगे। हाँ तो वो डिप्रेशन हो गया। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया भी अलग तरह से आदमी को धकेलता है। डिप्रेशन, आदमी की सोच डिप्रेशन का कारण है कि हमारी सोच ही गुलाम है। सोच से आजाद हो जाए कि जो है अच्छा स्वीकार कर ले, मन में जो चल रहा है ना तदवंद उसको समाप्त कर दें, और जो खाने पीने का जो मन है उसको आज एंजॉय करें वर्तमान में, और कल की चिंता बिल्कुल नहीं करें। कल आएगा तब देखेंगे, आज तो है उसको जी लेते हैं, रिग्रेट ना पालें। मेरा भी यही है, घूमने का मन करता है गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। प्रॉपर्टी बनानी नहीं है क्योंकि आगे कुछ छोड़ के ही नहीं जाना है, पीछे से कुछ लाना ही नहीं है, जो है इस पल में है, खुल के जी लो आज और अभी में। डिप्रेशन से मैं इस कदर मुक्त होता हूँ। पास्ट छोड़ दिया, वर्तमान का एंजॉय लिया, और फ्यूचर को स्वीकार कर लें कि मौत आनी परसों आती, आज आ जैसी अपा ने फुल जी लिया, हमने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मतलब अननेसेसरी दबाव भविष्य का ना बनाएं। हाँ, वर्तमान को आप संजीदगी से जिए। हाँ, भविष्य के लिए एक सीमा के अंदर आप कुछ चीजें सोचें करें, लेकिन उसको वजन मान के ना करें। हाँ, उसका बर्डन फल की फ्यूचर आएगा वो सही है, लेकिन उसको ना उससे ना जोड़ें कि अरे वो होना ही चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। बस आप अपना कर्म बेस्ट करें। जैसे गीता की बहुत लाइन अच्छी मुझे लगती है कि हमारा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर तो है ही नहीं। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट कर्म करें। जैसे मैं अपनी सोशल मीडिया की बात बताता हूँ कि मेरा अपने वीडियो बनाने पर अधिकार है, व्यू पर तो मेरा अधिकार ही नहीं। तो मैं वो अगर मैं उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाऊंगा तो मैं फंसूंगा ही। वो उपेक्षाएं पालेंगे। हाँ, वो डिप्रेशन का कारण बनेगा। डिप्रेशन का कारण मैं अपनी तरफ से बात बता दी, पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता बस। अच्छा, दूसरों की चिंता करोगे फंसोगे, चिंता अपनी करो पहले, बस बात निश्चित तौर पे बड़ा सवाल। निश्चित तौर पे साथियों, ये डिप्रेशन के कुछ कारणों पे बातचीत साथी राजेंद्र जी ने रखी है। डिप्रेशन क्यों आता है, कैसे आता है, किस तरह की स्थितियों से हम बच सकते हैं, और इसके बचाव का तरीका यही है कि आप वर्तमान में जिएं, खुल के जिएं, अपनी मन की बात दबाएं ना, बल्कि उसको किसी के साथ साझा करें और लिटरेचर पढ़ें। मुझे राजेंद्र जी एक किस्सा याद